हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने ट्रांसफार्मर टॉपिक अच्छे से स्टडी कर लिया है और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन, किस प्रिंसिपल के ऊपर ट्रांसफार्मर हमारा वर्क करता है और कितने टाइप्स के एनर्जी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, ये हमने अपने पीछे वाले वीडियो में पूरा डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो ट्रांसफार्मर के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो आपने कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करने हैं। अगर आपको ट्रांसफार्मर टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं जब हमने ट्रांसफार्मर रेशो हमने फाइंड आउट किया था और ट्रांसफार्मर रेशो को हमने के से डिनोट किया था। तो ट्रांसफार्मर रेशो को हमने के से डिनोट किया था। तो यहाँ पर जो आपके पास ES/EP, तो ये सेकेंडरी वोल्टेज था और ये प्राइमरी वोल्टेज था। EMF, ठीक है, EMF हमने लिया है, लेकिन ये वोल्टेज ही है कि आउटपुट में कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है। ठीक है, इनपुट में हमेशा हम AC क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि इनपुट में हमने AC सोर्स से हम प्राइमरी कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स। तो जो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो डिपेंड करता था नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमें पता है कि जब हमें वोल्टेज बढ़ी हुई मिलेगी तो उसे हम स्टेप अप बोलेंगे, अगर हमें वोल्टेज कम मिलेगी तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखेंगे, ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी हैं। अगर आपने टॉपिक अच्छे से स्टडी किया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन ए 120 वोल्ट लाइन to provide a potential difference of 2400 volt. If the primary has 75 turns, how many turns must be the secondary have? तो स्टूडेंट्स, ये जो केस है हमारे पास, ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमें क्या दिया गया है, जो प्राइमरी वोल्टेज दिया गया है कि कितनी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो गिवन है प्राइमरी जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट लाइन टू प्रोवाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2400 वोल्ट। तो ये प्राइमरी में इनपुट हमने 120 वोल्ट का दिया है और सेकेंडरी में जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो 2400 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। इफ़ द प्राइमरी हैज़ 75 टर्न्स, अब नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं कि प्राइमरी में कितने थे, 75 टर्न्स थे। तो हमने कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी में वो फाइंड आउट करना है। तो पहले ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, पता लग रहा है हमें कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे मैं आपको बताने के लिए 1 2 3 4, ये हमारे पास यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी में 120 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स ये हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 75 टर्न्स हैं। तो स्टेप अप का केस है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो हमें ज़्यादा मिलेंगे सेकेंडरी में। तो यहाँ पर जब ज़्यादा होंगे तो सेकेंडरी में ये जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो हमें ज़्यादा मिल रही है 2400। तो अब हमने नंबर ऑफ टर्न्स ही हमने सेकेंडरी में फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता लग गया है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का केस है। तो इतना हमें पता लग गया है। तो अब हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग
ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टर्न्स ही हमने फाइंड आउट करने हैं, कहाँ पर, सेकेंडरी टर्न्स, सेकेंडरी में। तो ई एस अपॉन ई पी मल्टीप्लाई एन पी। तो ई एस जो पोटेंशियल की वैल्यू है सेकेंडरी में वो कितनी है 2400 और प्राइमरी में कितनी है 120 वोल्ट। और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर सेकेंडरी में वोल्टेज इतनी है, प्राइमरी में इतनी है, और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 75 है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 1500 आ जा रहा है। जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने आ रहे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में आ रहे हैं 1500। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास देखो प्राइमरी में 75 टर्न्स थे और सेकेंडरी में 1500 आ रहे हैं हमारे पास टर्न्स। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका क्या, अगर सेकेंडरी में ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, अगर प्राइमरी में देखो यहाँ कम था तो यहाँ पर वोल्टेज भी क्या था, कम था। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमने ये पीछे टॉपिक में पूरा क्लियर कर दिया है आपने। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफॉर्मर हैज़ 300 टर्न्स। ये ट्रांसफॉर्मर हैज़ 300 सेकेंडरी टर्न्स हैं एंड 400 प्राइमरी टर्न्स। तो प्राइमरी में 400 टर्न्स हैं। इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 300 वोल्ट कैलकुलेट द प्राइमरी वोल्टेज। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, डायग्राम को बनाना है कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि प्राइमरी में कितने हैं 400 टर्न्स हैं, 400। तो 400 हम यहाँ पर टर्न्स ऐसे बना देते हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो ये प्राइमरी के लिए 400 टर्न्स है। और सेकेंडरी में कितने हैं 300 टर्न्स हैं, ओनली 300, 1 2 3। ये सेकेंडरी में सिर्फ 300 टर्न्स हैं। तो ये यहीं से पता लग रहा है कि यहाँ 1 2 3 4 और ये 3। तो ये कौन सा केस है, ये स्टेप डाउन का केस है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन का केस है। तो प्राइमरी में 400 हैं और सेकेंडरी में 300 आ गए हैं। अगर सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है 300 वोल्टेज है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो 300 वोल्टेज है, तो प्राइमरी वोल्टेज कितनी होगी, तो ये हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी होगी। तो हमारे पास फार्मूला हमें पता है, बाय यूजिंग ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो हमें प्राइमरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो प्राइमरी वोल्टेज इसको आपने ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस मल्टीप्लाई कर देंगे और ई पी हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप डाउन का केस है, आपको पता है कि प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा हैं तो वोल्टेज भी यहाँ पर ज़्यादा ही होगी। सेकेंडरी में 300 वोल्टेज हमें मिल रहा है तो प्राइमरी की ज़्यादा ही होगी, 300 से ज़्यादा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सेकेंडरी में 300 आपके पास टर्न्स हैं, एन पी हमारे पास सेकेंडरी ई एस मल्टीप्लाई एन पी 400 डिवाइडेड बाय सेकेंडरी 300। तो देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो प्राइमरी जो वोल्टेज है वो कितनी आ रही है 400 वोल्टेज। तो ये हमने निकाल दिया कि प्राइमरी कितना हमने इनपुट दिया था यहाँ पर 400 वोल्टेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड इनपुट पावर एट 3300 voltage
टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर with its primary binding have 4000 turns, what should be the number of turns in the secondary winding in order to get output power at 330 volt? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर ये पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड इनपुट पावर, जो इनपुट है जो हम एसी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो कितनी है, डायग्राम बनाओ आप सबसे पहले यहाँ पर। टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद इट्स प्राइमरी बाइंडिंग है 4000 टर्न्स, तो 4000 टर्न्स हैं, तो स्टेप डाउन का केस है। तो ये हमारे पास डायग्राम ऐसे बनेगा इसका, जैसे मैं इसको 1 2 3 4 5 ये जैसे ये मैं टर्न्स दे रही हूँ और प्राइमरी वोल्टेज हम कितनी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 3300 वोल्टेज। और प्राइमरी बाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं 4000 टर्न्स ये ट्रांसफॉर्मर। और कितना बट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी बाइंडिंग इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट पावर एट 330 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर मैंने 5 लिए थे, यहाँ पर मैं 2 और 3 ही ले रही हूँ क्योंकि ये स्टेप डाउन का केस है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिल रही है सेकेंडरी में वो 330 वोल्टेज मिल रही है। तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं सेकेंडरी के केस में। तो बस आपके पास आपको पता ही है, फार्मूला हमें पता ही है, ES/EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हमने फाइंड आउट करने हैं NS, तो NP मल्टीप्लाई ES अपॉन EP। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी हमें पता है 4000 गिवन है, वोल्टेज सेकेंडरी की 330 वोल्टेज है और प्राइमरी की 3300 वोल्ट। तो इसको जब आपने कैंसिल करना है तो जो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में आ जाएंगे तो वो कितने आ जाएंगे, 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल 33। तो ये देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं सेकेंडरी में 400, प्राइमरी में 4000 थे और सेकेंडरी में कितने आ गए हैं स्टूडेंट्स 400। तो हमें पता लग रहा है कि जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम आएंगे प्राइमरी के केस में। अगर आपने पीछे ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, आपको पूरा क्लियरिटी है, तो आपको न्यूमेरिकल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट ऑन ए 230 वोल्टेज लाइन एंड ए लोड करंट ऑफ 2 एम्पियर। The ratio of the primary and secondary binding is 1:25. What is the current in primary? अब देखो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का केस है, वहाँ पर कितना 230 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और करंट कितना है 2 एम्पियर है और जो रेशो है वो दी गई है आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 1:25। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी बाइंडिंग में। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग द रिलेशन। हमें पता है NP/NS इज इक्वल टू IS/IP। अब हमें पता है, ये हमने पीछे हमने रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो हमने करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि कितना करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है प्राइमरी बाइंडिंग में, क्योंकि जहाँ पर हमने रेशो यहाँ पर फाइंड आउट की थी ना, ये करंट भी आपने निकाला हुआ है पीछे जब हमने ट्रांसफॉर्मर वाला केस हमने पूरा स्टडी किया है, तो वहाँ पर हमने ये किया हुआ है। तो कैसे करेंगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो प्राइमरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप
ऐसे निकाल देंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी में। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो हमारे पास IS मल्टीप्लाई NS अपॉन NP ये आ रहा है। और साथ में जो रेशो दिया है हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो रेशो है 1:25 आ रहा है। हमें यहाँ पर NS अपॉन NP निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NS अपॉन NP, जिसको 25/1 भी आप लिख सकते हैं, तो 25 ही आएगा। और साथ में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट ऑन ए 230 वोल्टेज एंड लोड करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट ऑन ए 230 वोल्टेज लाइन एंड लोड करंट, तो जो करंट यहाँ पर, क्योंकि प्राइमरी में तो हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स करंट, तो सेकेंडरी करंट हमें कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी में करंट 2 एम्पियर है और रेशो आपको पता ही है 25/1, तो ये 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी बाइंडिंग में। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया है कि करंट इन प्राइमरी आपके पास कितना आ जाएगा 50 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर विच steps down 220 volt to 22 volt to operate a device having resistance equal to 220 ohms। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल से, ये हमने फाइंड आउट करना है। विच स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का केस है, जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज दिया है और सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो 22 वोल्टेज दिया है, और जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पर दी हुई है वो 220 ओम्स दी हुई है। तो आप निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें प्राइमरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब सेकेंडरी तो हमें वोल्टेज दिया है, क्योंकि V की जगह हम E ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ES लिख सकती हूँ। तो करंट भी हमें पता है सेकेंडरी में E लेंगे आप, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से V इज इक्वल टू IR से ही। तो सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको मैं ES अपॉन R लिख सकती हूँ, और 22 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 220, 1/10 एम्पियर। और साथ में हमें ये भी पता है कि ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो यहाँ से जो कितना करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी में वो हम निकाल सकते हैं, IS मल्टीप्लाई ES अपॉन EP। तो करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/10 इंटू ES। सेकेंडरी की वोल्टेज 22 है और प्राइमरी की वोल्टेज 220 वोल्टेज है, तो ये हमारे पास 1/100 और 0.01 एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखेंगे द सेकेंडरी ऑफ एन आइडल ट्रांसफॉर्मर हैज़ 200 times as many turns as the primary। सेकेंडरी में 200 times टर्न्स हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी। इट इज़ द यूज्ड इन ए 110 वोल्टेज सर्किट। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। कितनी वोल्टेज
आउटपुट में हमें मिल रही है सेकेंडरी में, वो कैलकुलेट करना है। इफ़ द करंट इन द सेकेंडरी इज़, करंट की वैल्यू 30 मिली एम्पियर है, हमने यहाँ पर करंट की वैल्यू प्राइमरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। और नंबर ऑफ टर्न्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास सेकेंडरी में वो 200 टाइम्स ज़्यादा हैं प्राइमरी के केस में। तो यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि NS डिवाइडेड बाय NP, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और साथ में इट इज़ यूज्ड 110 वोल्टेज सर्किट, तो जो प्राइमरी में जो वोल्टेज इनपुट में हम अप्लाई कर रहे हैं वो 110 वोल्टेज है। और करंट की वैल्यू मैंने बता दिया है सेकेंडरी में 30 मिली एम्पियर है। तो हमें पता है कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। वी नो दैट ES डिवाइडेड बाय EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, और NS अपॉन NP को मैं 200 के बराबर यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे पता है कि सेकेंडरी की वोल्टेज मैं निकाल सकती हूँ 200 मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी की जो वोल्टेज है। तो 200 मल्टीप्लाई प्राइमरी की वोल्टेज 110 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 22,000 वोल्टेज। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 एंड 11 2 22, हाँ 2200 वोल्टेज। और साथ में हमें ये भी पता है कि EF जो वोल्टेज है प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी, और करंट जो फ्लो कर रहा है सेकेंडरी में डिवाइडेड बाय करंट फ्लो इन प्राइमरी। तो हमसे पूछा गया है कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्राइमरी में। तो IS मल्टीप्लाई ES डिवाइडेड बाय EP। तो सेकेंडरी में करंट हमें पता है 30 मिली एम्पियर था, और रेशो ES अपॉन EP कितना है 200 के बराबर हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, ES अपॉन EP, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो NS अपॉन NP के बराबर है और इसकी वैल्यू 200 के बराबर है। तो ये हमारे पास 6000 मिली एम्पियर के बराबर आ जाएगा करंट, यानी 6 × 10⁻³ मल्टीप्लाई मिली एम्पियर को अगर हमने एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ एम्पियर। तो 10⁻³ और -3 आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। तो 6 एम्पियर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर मिली एम्पियर को आपने एम्पियर में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन ए वोल्टेज of 120 volt is impressed across the primary of a transformer, the current in the primary is 2.0 ampere. Find the voltage across the secondary when it deliver 200 milliampere. Assume efficiency of transformer is 90%। देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि वोल्टेज ऑफ 120 वोल्टेज की जो प्राइमरी में जो वोल्टेज हमें जो दिया है वो 120 वोल्टेज दिया है प्राइमरी में। द करंट इन द प्राइमरी, और साथ में करंट की वैल्यू भी दे दी गई है 2.0 एम्पियर। तो वोल्टेज की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है सेकेंडरी में, कितना वोल्टेज आउटपुट मिलेगा व्हेन इट डिलीवर 200 मिली एम्पियर। जो करंट है वो सेकेंडरी में वो हमारे पास 200 मिली एम्पियर मिल रहा है। तो मिली एम्पियर को हम एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। अगर मिली एम्पियर रखना है तो आप मिली एम्पियर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दूँगी तो मेरे पास 0.2 एम्पियर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 2 × 10⁻² लिख सकते हैं। और मिली एम्पियर क्या होता है, एम्पियर को 10⁻³ एम्पियर। तो फिर ये आपके पास 0.2 आप एम्पियर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होता है, इनपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर
डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर तो हमें सेकेंडरी टर्म्स में मिलती है, तो ES/IS डिवाइडेड बाय EP/IP आप लिख लेंगे यहाँ पर। तो एफिशिएंसी कितनी है, 90% दिया है, तो 90% को मैं 90 डिवाइड बाय 100 लिख सकती हूँ। तो ES मल्टीप्लाई, तो सेकेंडरी में जो करंट है उसको मैं 0.2 लिख सकती हूँ, और प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं 120, और प्राइमरी में करंट कितना फ्लो कर रहा है 2.0 एम्पियर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.2, इसको मल्टीप्लाई करके 240 आ जाएगा, और ये ES। तो सेकेंडरी में टर्न्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो ES इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9/10 मल्टीप्लाई 240/0.2। तो इसको सॉल्व कर देंगे आप, और 212 120 एंड 10 से मल्टीप्लाई, हाँ 1080 वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0.2 है, तो यहाँ पर पॉइंट रखना है आपने इसको, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट एट 200 वोल्ट and supply a load of 2.0 ampere. The ratio of secondary and primary winding is 5:1. Calculate the secondary voltage, primary current and output power. अज्यूम करना है आपने कि ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी है वो 100% यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें पता ही है जो गिवन है हमारे पास क्या दिया है, ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट एट 200 वोल्टेज, और एंड सप्लाइज ए लोड, और जो लोड में जो करंट मिल रहा है हमें, वो लोड हमें पता है सेकेंडरी में मिलेगा हमें करंट 2.0 एम्पियर, 2 एम्पियर भी लिख सकते हैं आप इसको। एंड रेशो ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी बाइंडिंग इज, जो सेकेंडरी और प्राइमरी बाइंडिंग की जो रेशो है 5:1 है। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ES/EP इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं NS/NP, ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ES की जो वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई EP, तो 5 मल्टीप्लाई बाय EP, जो वोल्टेज है हमारे पास प्राइमरी की वो 200 वोल्टेज दिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 वोल्टेज। क्योंकि स्टेप अप का केस है, क्योंकि सेकेंडरी में वोल्टेज हमें ज़्यादा ही मिलने वाला है प्राइमरी के कंपैरिजन में, और साथ में हमें ये भी पता है कि ES/EP और IS/IP यहाँ पर, अच्छा ES/EP, तो ये आपके पास IP/IS। तो प्राइमरी जो करंट है IS मल्टीप्लाई बाय ES/EP, तो जो करंट इन सेकेंडरी है आपके पास वो कितना है 2 है, और जो रेशो की जो वैल्यू है ES/EP, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ऊपर लिखा है 5 है, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास, A step down transformer is used on a 2200 volt line to deliver 110 volt if the secondary has 20 turns. How many turns are in the primary winding? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे प्राइमरी बाइंडिंग में। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिख देंगे आप कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कैसे आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास यहाँ पर जो
प्राइमरी जो वोल्टेज दिया है वो 2200 वोल्टेज दिया है, और जो सेकेंडरी में जो आउटपुट जो हमें मिल रही है वो 110 वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट्स। और साथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी में वो 20 दिए हैं। तो हमें पता ही है, फार्मूला आपको आता ही है, NS/NP। तो नंबर ऑफ टर्न्स हम निकाल सकते हैं प्राइमरी बाइंडिंग में, NS मल्टीप्लाई EP/ES। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में 20 है, और यहाँ पर 2200 डिवाइडेड बाय 110, इसको आपने कैंसिल कर देना है। तो ये हमारे पास बिल्कुल इजी आ जाएगा, यहाँ पर 400 नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे आउटपुट पावर भी पूछा है, तो आउटपुट पावर आपको पता ही है कि आउटपुट पावर कितना होता है। आउटपुट हमें सेकेंडरी में मिलता है ESIS। तो यहाँ पर सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो वैल्यू लिख देंगे, और करंट कितना फ्लो कर रहा है सेकेंडरी में वो आपने लिख देना है, और इसको सॉल्व आपने करना है। होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बस आपने जस्ट इनको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इन न्यूमेरिकल्स में। ओके।